Hello students. Today I am going to explain you class 10th English worksheet number 15 and date is 8 August 2020. Today's worksheet is related to a poetry. इसमें हम बात करेंगे पोइट्री के बारे में. पोइट्री क्या होती है? Let us talk about poetry. You must have read many poems in your language class till now. आपने अभी तक अपनी क्लास में बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, कविताएं पढ़ी होंगी आपने. बट डू यू नो व्हाट इज़ पोइट्री? लेकिन क्या आपको पता है कि पोइट्री क्या होती है? देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री गिवन बाय डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों ने पोइट्री की अलग अलग परिभाषा दी है. कविताओं की लयबद्धता की एक अलग से परिभाषा दी है, वो अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से दी है. लेट अस सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स हैव टू से अबाउट पोइट्री. तो अब हम बताते हैं, चलो देखते हैं कि जो हमारे बहुत सारे महान राइटर्स हुए हैं, जो हमारे विचारक हुए हैं, वो हमारी पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं. सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल, अरस्तु का. आपने भी सुना होगा अपनी बुक्स में. तो वो क्या कहते हैं, पोइट्री क्या है? वो कहते हैं इट इज़ अ रिदम, लैंग्वेज एंड हारमनी. कि जो पोइट्री है वो एक लयबद्धता है. लयबद्धता मतलब जिसमें रिपीटेड साउंड्स आती हैं. एक साउंड को बार बार, जो साउंड्स हैं उनमें लय होती है, उसमें एक भाषा होती है और एक इसमें समन्वय होता है. भाषाओं का, शब्दों का समन्वय होता है, उसको हम कहते हैं पोइट्री. शेक्सपियर ने कहा है कपलेट. पोइट्री क्या है? ये कपलेट है. कपलेट मतलब 2 लाइन्स पोइट्री दैट यूजुअली राइम्स. कि एक कविता की 2 लाइनें जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह राइम करती हैं, जिनकी जो लय है, ताल है, एक दूसरे से मिलती जुलती है. वर्ड्सवर्थ ने कहा है स्पॉन्टेनियस, लगातार, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस. जो हमारे अंदर जो भावनाएं जागती हैं, ओवरफ्लो, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, तब हम क्या होता है, इमोशंस रिकलेक्टिंग इन ट्रैंक्विलिटी. जब अकेलेपन में, ट्रैंक्विलिटी मतलब बिल्कुल शांत, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आप बिल्कुल शांत मन से आपके अंदर जो भावनाएं जागृत होती हैं, उनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, उनका लगातार बहना क्या है? पोइट्री. जब अपने विचारों को आप लिखना शुरू करते हैं, जो आप अकेले में बैठकर बिल्कुल शांत स्वभाव में जो आपके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना ही क्या है? पोइट्री है. कीट्स ने कहा है सेंसुअस इमेजरी. कि आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो आपको उत्तेजित कर देती हैं, वो क्या है? पोइट्री है. टी.एस. एलियट, पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस. अब टी.एस. एलियट जो हैं वो थोड़ी सी अपनी डिफरेंट अलग से डेफिनेशन देते हैं. वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो हमारे इमोशंस को लूज़ नहीं करती है, उसको प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस. बल्कि हमें अपने इमोशंस से दूर ले जाती है, हमें अपने भावनाओं से दूर ले जाती है. इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी. ये हमारे व्यक्तित्व का एक्सप्रेशन नहीं है. हम पोइट्री के द्वारा अपने व्यक्तित्व को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व से एस्केप, दूर भागते हैं. ये है टी.एस. एलियट का मानना. अब आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये हमारी विश्व शब्दकोश है. आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो एनसाइक्लोपीडिया एक तरह की डिक्शनरी है जिससे हमें हर तरह के वर्ड्स के मीनिंग मिल जाते हैं कि कोई चीज़ क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, क्या है उसका वर्क. तो हमें सब कुछ किससे पता चलता है? एनसाइक्लोपीडिया से. तो ये क्या कहता है पोइट्री के बारे में? पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर. ये एक तरह का साहित्य है और आर्टिस्टिक राइटिंग, या फिर एक कलात्मक राइटिंग है, कलात्मक लेख है. दैट अटेम्प्ट्स टू स्टीयर अ रीडर्स इमेजिनेशंस और इमोशंस. जो क्या करती है, ये कोशिश करती है पढ़ने वालों की कल्पनाओं को, उनकी भावनाओं को स्टीयर, उनको बाहर निकालने की, उनकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की. एक जो रीडर्स हैं उनकी भी भावनाओं को बाहर निकालने की जो
बातें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। द पोएट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग। अब जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपने लैंग्वेज को, अपने मीनिंग्स को, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं पोइट्री में, अपनी उस भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करना चाहिए। उनकी साउंड्स को, उसकी रिदम को, जो शब्दों की जो साउंड्स हैं, उनकी जो ध्वनि है और ध्वनि की जो लयबद्धता है, उसका जो अर्थ है, उसको बहुत अच्छे से अरेंज करना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और अपनी भावनाओं के साथ उसको अटैच कर सकें। Some poems such as nursery rhymes are simple and humorous। कुछ जो पोएम्स होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। नर्सरी की जो प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ये सिंपल होती हैं, इनमें ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं होता है। ये बच्चों को सिर्फ ह्यूमर करने के लिए, उनको हंसाने के लिए या बच्चों को एन्जॉयमेंट देने के लिए बहुत ही सिंपल सी पोएम्स होती हैं हमारी नर्सरी की। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हमारी जो पोएम्स होती हैं ये इनका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग हो जाता है, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है। ऐसी ही आपकी आज की पोएम है ये फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। इस पोएम में पोइट ने आपको क्या बताया है, क्या संदेश दिया है, चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है हमारी, ये हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक ऐसे पोइट हैं जो अपनी पोइट्री के थ्रू ऐसे मीनिंग्स निकालते हैं जिनके डबल मीनिंग होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जो वर्ड्स लिखते हैं उससे डिफरेंट मीनिंग होता है, उसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, डबल मीनिंग होता है। तो इसलिए इनकी पोएम्स को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से समझना होता है। तो क्या कहते हैं इसमें? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बोलते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये कैसे ख़त्म होगी? ये ख़त्म होगी फायर से, आग से। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि कैसे ख़त्म होगी? आइस से। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इस धरती पर गर्मी होएगी, गर्मी से धरती झुलस जाएगी, इतना ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होगा कि दुनिया उस तेज़ वातावरण से, तेज़ तापमान से ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर इतनी ठंड पड़ेगी, इतनी ठंड पड़ेगी, इतनी ठंड पड़ेगी, बर्फ़ जम जाएगी और लोग जो हैं वो, ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। इसका जो डीप मीनिंग है वो क्या है? यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि फायर, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। फायर का मतलब है हमारी आशाएं, हमारी लालसाएं, जो हम हर चीज़ के पीछे लेने के लिए भागते हैं, पैसा पैसा पैसा, ये ले लो वो ले लो। तो इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और वो इंसान की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, वही उसके विनाश का कारण बनती हैं। या तो उसकी डिज़ायर्स, या फिर क्या होता है? आइस, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। यहाँ पर जो आइस है, बर्फ़ जो है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये प्रदर्शित कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है आइस जो है हेट्रेड को, घृणा को। कि जो घृणा है लोगों के अंदर, जो इतनी घृणा भरी हुई है, एक दूसरे से वो जो जलन करते हैं, एक दूसरे से वो नफ़रत करते हैं, इस नफ़रत के कारण ही जो इंसान है वो अपना विनाश कर लेंगे। एक दूसरे को देख देख कर हम जलते रहेंगे, एक दूसरे को देख देख कर हम परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और एक दिन ऐसे ही मनुष्य और ये जो धरती है ये समाप्त हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कहता है कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग
फेवर करते हैं फायर का, मतलब डिज़ायर का। मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मतलब मैंने भी अपनी इच्छाएं रखी हैं अपने जीवन में, मेरे पास भी बहुत लालसाएं हैं, मैंने भी उसको महसूस किया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है, ये जो धरती है, ये फायर हमारी लालसाओं, हमारी इच्छाओं, जो इच्छाओं की, जो लालसाओं की जो तपिश है, जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये धरती नष्ट होगी। तो मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये सृष्टि, ये संसार ट्वाइस, 2 बार नष्ट होगा, मतलब एक बार डिज़ायर से नष्ट हो जाएगा, अगर इसको 2 बार नष्ट होना होगा तो दूसरी बार किससे नष्ट होना चाहिए? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि इस धरती पर इतनी ज़्यादा घृणा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर हेट्रेड है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि इसका जो विनाश है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो इसका नष्ट होने का जो तरीका है, वो आइस भी हो सकता है, घृणा भी हो सकती है। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। तो शायद आपको मैंने ये जो बात बताई है, इसको समझने के लिए ये वर्डिंग, ये जो पोम है आपकी, मैंने जो कहा है, शायद आपके लिए ये सफाइस है, ये सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि ये जो दुनिया है, ये या तो डिज़ायर्स, हमारे इच्छाओं से नष्ट होगी, या फिर हमारी घृणा से नष्ट होगी। ये जो दोनों ही डिज़ायर और हेट्रेड, ये इस सृष्टि के, इस दुनिया के नष्ट होने के मुख्य कारण होंगे। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आपको ये बताना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने पोएम अच्छे से पढ़ ली अपनी, तो अब आपको बताना है, डू यू थिंक दिस इज़ अ पोम? क्या आपको लगता है कि ये पोम है? विच ऑफ द अबव मैंशन डेफिनेशंस वुड इट फिट इनटू? और इनमें से कौन सी डेफिनेशन ऐसी है जो यहाँ पर फिट हो रही है? ठीक है, आपको पहले तो ये बताना है कि हाँ ये पोम है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक राइम है। राइम कैसे है? राइमिंग क्या होती है कि देखो यहाँ पर लास्ट वर्ड है फायर, थर्ड लाइन का क्या है? डिज़ायर, फिर फायर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम कर रही हैं। इनके जो लास्ट वर्ड की जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड में है आइस, फोर्थ में ट्वाइस, फिर सिक्स्थ में आइस, फिर लास्ट में सफाइस। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी एक दूसरे को ले कर रहे हैं, एक दूसरे से राइम बन रही है। इनकी राइम का पता मीनिंग आपको पता होगा। जो 2 वर्ड्स जो होते हैं जिनकी साउंड बिल्कुल सेम होती है वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो आप बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। देखो इस पोएम में भी ये स्कीम बन रही है, आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। ठीक है, फायर, डिज़ायर, फायर, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस पोम हैज़ अ राइम सो इट इज़ अ पोम। क्योंकि इसकी एक राइमिंग स्कीम है तो इसलिए ये एक पोम है, ये एक कविता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन है, आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट लग रही है। आपको जो इतनी सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई थी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट हो रही है। अब आपको ये अपनी तरफ से बताना है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही फिट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एक पोइट्री जो है, इस टाइप ऑफ लिटरेचर भी है, आर्टिस्टिक। यहाँ पर आपकी इस पोएम में आर्टिस्टिक राइटिंग भी आपको बिल्कुल कला दिखाई दी है। यहाँ पर जो रीडर्स हैं उसकी इमेजिनेशंस और इमोशंस भी, आपने इस पोएम को पढ़ा तो आपके अंदर भी कुछ भावनाएं जागृत हुई होंगी, आपने भी कुछ कल्पनाएं बनाई होंगी कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर जो पोइट है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साउंड्स को, अपने रिदम को, अपने मीनिंग को उसने यूज़ किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो डेफिनेशन है वो इस जो हमारा स्टेंजा है, इस स्टेंजा में बिल्कुल फिट हो रही है। ठीक है, ये रीज़न आप दे सकते हो इसमें कि यहाँ पर ये जो पोइट है उसने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये हमारी पोएम फायर एंड आइस को लिखा है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इस तरीके से देना है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपको इस वर्कशीट में क्या करना है, तो आप जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।